हेलो दोस्तों, आज दुनिया एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के एज पर खड़ा है जो सिर्फ मिडल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और फ्यूचर को इफेक्ट कर सकता है। न्यूज़ चैनल्स में आप बार बार सुनते होंगे ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ रही है। मिसाइल्स लॉन्च हो रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं और एक्सपर्ट्स वार्निंग दे रहे हैं कि अगर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर गई तो ये एक रीजनल वार बन सकता है, इवन ग्लोबल क्राइसिस बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, ये वार चल क्यों रहा है? क्या ये एक रीजनल की फाइट है, ऑयल का पॉलिटिक्स है या पावर का गेम? इस स्टोरी को समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, 1979 तक। 1979 से पहले ईरान और अमेरिका एनिमीज नहीं थे। ईरान पर एक किंग रूल करता था जिसे शाह ऑफ ईरान कहा जाता था और वो अमेरिका का क्लोज एली था और अमेरिका ईरान को मिलिट्री और इकोनॉमिक सपोर्ट देता था। लेकिन ईरान के कुछ लोगों को लगता था कि उनकी कंट्री फॉरेन इन्फ्लुएंस के कंट्रोल में है। फिर आई ईरानियन रिवोल्यूशन, इस्लामिक गवर्नमेंट पावर में आई और उसने ओपनली इसराइल और अमेरिका के अगेंस्ट स्टैंड ले लिया। नए लीडरशिप का मानना था कि अमेरिका मिडल ईस्ट में अपने डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना चाहता है और इसराइल फलस्तीन पर कब्जा करना चाहता है। उस दिन से ईरान और अमेरिका के रिलेशंस ऑलमोस्ट एनिमी जैसे बन गए। इसराइल का एंगल यहाँ से शुरू होता है। इसराइल एक छोटा सा कंट्री है जो जियोग्राफिकली एनिमी से सराउंडेड है। इसराइल के सिक्योरिटी पॉलिसीज सिंपल है, अगर कोई कंट्री फ्यूचर में थ्रेट बना सकती है तो उस थ्रेट को पहले ही स्टॉप करो और इसराइल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट ईरान को माना जाता है। सबसे डेंजरस इशू है न्यूक्लियर प्रोग्राम का। ईरान कहता है कि वो न्यूक्लियर एनर्जी पीसफुल पर्पस के लिए डेवलप कर रहा है, एनर्जी और साइंटिफिक रिसर्चेस के लिए। लेकिन इसराइल और अमेरिका को शक है कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर बॉम्ब की कैपेबिलिटी डेवलप कर रहा है। अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो इसराइल को लगता है कि उसकी एग्जिस्टेंस खतरे में आ सकती है। इसी फियर की वजह से इसराइल ने बार बार ईरानी फैसिलिटीज पर साइबर अटैक्स, कोवर्ट ऑपरेशंस और एयर स्ट्राइक्स करता रहा। दूसरी तरफ ईरान भी अपनी स्ट्रेटजी चला रहा है। ईरान डायरेक्टली इसराइल से वार करने के बजाय रीजनल ग्रुप्स को सपोर्ट करता रहा है, जैसे हिजबुल्लाह, हमास और हूथी मूवमेंट्स। स्ट्रेटजी को वेरफेयर कहा जाता है, मतलब डायरेक्टली वार करने के बजाय इनडायरेक्ट प्रेशर क्रिएट करना। ईरान का गोल है कि मिडल ईस्ट में अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाना और इसराइल को मल्टीपल फ्रंट्स पर बिजी रखना। अमेरिका का रोल भी सबसे इंटरेस्टिंग है। अमेरिका इसराइल का स्ट्रॉन्गेस्ट एली है। मिलिट्री एड, एडवांस्ड वेपन्स, डिप्लोमेटिक सपोर्ट अमेरिका इसराइल को देता है। अमेरिका के इंटरेस्ट्स भी क्लियर है। अमेरिका चाहता है कि मिडल ईस्ट में ऑयल रूट्स सिक्योर रहने चाहिए, रीजनल स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए और न्यूक्लियर वेपन्स का स्प्रेड कंट्रोल में रहना चाहिए। रिसेंट कुछ ईयर्स में सिचुएशन और इंटेंस हो गई है जब इसराइल ने ईरानी मिलिट्री टारगेट्स पर स्ट्राइक्स बढ़ा दी। ईरान ने ड्रोन्स और मिसाइल्स के थ्रू जवाब दिया। पहले कॉन्फ्लिक्ट इनडायरेक्ट होता था, लेकिन अब डायरेक्ट आमने सामने की रिस्क बढ़ गई है। और अगर हम अब करंट सिचुएशन की बात करें, पिछले कुछ दिनों में टेंशन और भी डेंजरस लेवल तक पहुंच गई है। इसराइल और अमेरिका के एयर स्ट्राइक्स ने ईरानी मिलिट्री टारगेट्स और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर एक्सप्लोजन की रिपोर्ट्स सामने आई। तेहरान और दूसरी सिटीज में भी ब्लास्ट्स की आवाज सुनाई दी और ईरान ने इसे अपने खुद मुख्तार पर डायरेक्ट अटैक बताया। इसी कॉन्फ्लिक्ट के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की डेथ की रिपोर्ट्स ने पूरी रीजन को शॉक कर दिया। आयतुल्लाह अली खामनाई ईरान के पॉलिटिक्स, मिलिट्री
اور ریلیجس کے سب سے پاورفل لیڈر تھے۔ حضرت آیت اللہ العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند۔ ان کی لیڈرشپ میں کئی ڈیکیڈز نے ایران کی فارغن پالیسی اور ریجنل اسٹریٹجی کو شیپ کیا۔ اسی بیچ ایران کے اندر پولیٹیکل سچویشن کافی سینسیٹیو ہو گئی ہے۔ ان کی ڈیتھ کے بعد پولیٹیکل بے یقینی کا ایک اور نیا فیز شروع ہو گیا ہے۔ ایران کے پولیٹیکل سسٹم میں سپریم لیڈر کا رول بہت پاورفل ہوتا ہے، اسی لیے لیڈرشپ ٹرانزیشن پیریڈ کبھی کبھی ٹینشنز بھی کریٹ کر سکتی ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق ایسے سینسیٹیو مومنٹس میں کنٹریز کبھی ایگریسو سٹینس بھی لے جا سکتی ہے تاکہ اپنی پاور اور اسٹیبلٹی دکھانے کے لیے۔ اسی دوران کانفلکٹ نے ایک اور ڈینجرس ٹرن لے لیا۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے ایران کے کچھ امپورٹنٹ آئل ڈپوٹس اور کروڈ آئل کو ٹارگیٹ کر کے ایئر اسٹرائکس کیے۔ تہران کے پاس آئل اسٹوریج فیسلٹیز پر حملہ ہوا جہاں میسو ایکسپلوژن اور بڑی آگ دیکھنے کو ملی۔ ان بلاسٹس کے بعد آسمان میں کالا گھنا دھواں دیکھنے کو ملا جو کئی کلومیٹر تک دیکھا گیا۔ ایکسپرٹس کے مطابق جب آئل فیسلٹیز پر اتنا بڑا اٹیک ہوتا ہے تو ہوا میں ٹاکسک گیسز جیسے سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ریلیز ہو جاتے ہیں۔ جب یہ گیسز کلاؤڈ کے پانی کے ساتھ مکس ہو جاتے ہیں تو ایسڈ رین بن سکتا ہے۔ ایسڈ رین انوائرمنٹ کے لیے کافی ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ اس سے پیڑ پودے، پانی کا سورسز اور بلڈنگز کو بھی نقصان ہو سکتا ہے اور لوگوں کی ہیلتھ پر بھی اس سے برا اثر پڑ سکتا ہے۔ اسرائیل کے حملے کے بعد ایران نے بھی ترنت جواب دیا۔ ایران نے ریونج میں اسرائیل کی طرف میزائلز اور ڈرونز لانچ کیے اور اسٹریٹجک اور انرجی لوکیشنز پر ٹارگیٹ کیا۔ اس کے بعد پوری ریجن میں اور بھی ٹینشن بڑھ گئی۔ اسی کانفلکٹ کے دوران ایک اور ٹریجک انسیڈنٹ سامنے آئی۔ ایران کی ایک سکول پر ڈیڈلی اٹیک ہوا۔ سکول آورز کے دوران میزائل اٹیک ہوا جس میں 160 سے زیادہ سکول گرلز اور سٹاف کی موت ہو گئی۔ کئی لوگ گمبھیر روپ سے انجرڈ ہوئے۔ وکٹمز زیادہ تر چھوٹی بچیاں تھیں جو سکول میں پڑھ رہی تھی اور اسٹرائک کے بعد سکول کا بڑا حصہ کلیپس ہو گیا اور ریسکیو ٹیم کو بچوں کو ریبل سے ریسکیو کرنا پڑا اور کئی گھنٹے لگ گئے۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن اور یونائٹڈ آرگنائزیشن نے اس اٹیک کو اسٹرانگلی کنڈم کیا کیونکہ سویلینس اور سکولز پر اٹیک کرنا انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کے سیریس وائلیشن ہو سکتے ہیں۔ اس وار میں اوور آل کیجویلٹیز ریپیڈلی بڑھ رہی ہے۔ ایران میں 1300 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے جس میں سولجرز، سیولینس اور سکول بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیل میں بھی ایرانین میزائل اٹیکس ہوئے۔ اسرائیل میں اب تک 10 سے 11 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور کئی لوگ انجرڈ ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کے پاس ایڈوانسڈ آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم ہے جو کئی انکمنگ میزائلز کو انٹرسپٹ کر لیتا ہے، اسی لیے کیجوالٹیز کمپیریٹیولی کم ہے۔ مڈل ایسٹ میں امریکہ کے ایئر بیسز پر حملہ ہوا جس میں 6 سولجرز کی موت ہو گئی۔ اگر ہم ٹوٹل دیکھا جائے ایران، اسرائیل اور دوسرے ریجنز کو ملا کر 1340 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور یہ نمبر ہر دن بڑھ سکتے ہیں کیونکہ وار ابھی بھی چل رہا ہے۔ ماڈرن وارز میں صرف
मिसाइल्स और टैंक से नहीं लड़ा जाता, बल्कि इंटेलिजेंस और साइबर वेयरफेयर भी इसमें बड़ा रोल रखते हैं। इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसीज में से एक है। पिछले कुछ सालों में कवर्ट ऑपरेशंस और सॉफ्टेज मिशंस के थ्रू ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्लो करने की कोशिश की गई है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने ईरान के कुछ सीसीटीवी को हैक करके मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग करने की कोशिश की थी। अगर किसी कंट्री के कैमराज हैक हो जाते हैं तो उनके मिलिट्री मूवमेंट्स और लोकेशंस को ट्रैक करना मुमकिन हो चुका है। इसीलिए आज के मॉडर्न वार्स सिर्फ सोल्जर्स और वेपन से नहीं लड़े जाते, बल्कि इसमें डाटाज, इंटरनेट और कैमरास भी पावरफुल वेपन बन चुके हैं। अब बात करते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट की इकोनॉमिक इम्पैक्ट पर। मिडल ईस्ट दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट गैस ऑयल रीजन है। अगर ईरान और इसराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो दुनिया भर के ग्लोबल ऑयल डिस्टर्ब हो सकते हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के एरिया से शिप्स को वार्निंग दी है। ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट चॉक पॉइंट है, जहां से 20% क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। अगर ये रूट डिस्टर्ब होता है तो दुनिया भर में गैस, ऑयल, पेट्रोल, डीजल की प्राइसेस महंगा हो सकता है। इंडिया में इसका असर डायरेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि इंडिया लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। इस सिचुएशन में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी का प्राइसेस बढ़ सकता है। इसका असर डेली आइटम्स पर पड़ सकता है और फ्लाइट टिकट्स पर भी पड़ सकता है। वार का एक पेनफुल सच, नंबर्स सिर्फ आंकड़े नहीं होते हैं, उस नंबर्स के पीछे एक इंसान होता है और फैमिली। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ सकता है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर इसराइल और ईरान के बीच फुल स्केल वार शुरू हो जाता है तो स्टेट्स, चाइना, रशिया जैसे पावरफुल देश भी इन्वॉल्व होने के रिस्क बढ़ सकते हैं। फिर ये रीजनल या आमने सामने का वार बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लॉजिकल बेस्ड वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।